एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। मंडे से गिनती शुरू होगी, संडे को रिहर्सल होगा, गिनती दिल्ली में होगी, हड़कंप कोलकाता और मुंबई तक होगा। ट्यूसडे तक ये साफ हो जाएगा कि गिनती एनडीए 360 तक पहुंचेगी और यूपीए का नंबर घट जाएगा। शुरुआत बंगाल की नई तस्वीर से करते हैं। नरेंद्र मोदी 12 साल तक ऑलराउंडर की तरह खेले, ताबड़तोड़ बैटिंग की और जब बॉलिंग करने उतरे तो विरोधियों को सीधे गेम से ही बाहर कर दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस बंगाल में दिखाया, जहां 15 साल से बंगाल की पिच पर दीदी नॉट आउट खेल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की गुगली के सामने दीदी बोल्ड हो गई। बोल्ड ही नहीं हुई, नरेंद्र मोदी ने दीदी को बंगाल के मैदान से ही लगभग आउट कर दिया है। लोकसभा में दीदी के 28 में से 19 खिलाड़ियों के विकेट गिर गए हैं। राज्यसभा में दीदी के 13 में से 4 खिलाड़ियों के विकेट गिर चुके हैं। विधानसभा में दीदी के 80 में से 64 खिलाड़ियों के विकेट गिर चुके हैं। नई टीम बन चुकी है या फिर बनने के लिए तैयार है। जो दीदी 15 साल से बंगाल की कप्तानी कर रही थी, आज हालत ये हो गई है कि कप्तानी ही नहीं, टीम तक को बचाने के लाले पड़ गए। 5 दिन बाद इसका कंफर्मेशन भी हो गया है। दीदी से अलग होकर लोकसभा में 19 ने बागी टीम तैयार कर ली है। कहा तो ये जा रहा है कि पूरा नंबर 20 का है, वो भी नाम जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन जो कंफर्म लिस्ट सामने आई है उसमें काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश बासुनिया, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीउर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, काली पदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्था भौमिक, इन सब के बाकायदा सिग्नेचर के सबूत सामने आ गए हैं। दीदी को झटका किस कदर लगा है, इसी से समझ लीजिए कि दीदी की सबसे खासम खास सायोनी घोष ने भी दीदी से मुंह मोड़ लिया। यूसुफ पठान को तो बड़ौदा के है, पार्टी मनोनयन नॉमिनेशन दिया, उन्होंने जीता है। तो बोल रहे थे पार्टी के साथ रहेंगे, क्यों बदल किया मुझे पता नहीं, मेरे साथ बात नहीं। सायनी के साथ मेरा बात हुआ 4-5 दिन पहले, वो तो बोल रही थी कि वो पार्टी में ममता बनर्जी के साथ रहेगी। अभी तो सुन रहा हूँ कि वो साइन किया, अखबार में देखा कि वो दिल्ली से एक तो सनग्लास पहन के मुंह पे मास्क लगा के कलकत्ता पहुंचा। और क्या बोल सकता। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में 3 सांसद मुसलमान भी हैं। मतलब दीदी का साथ मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले उन लोगों ने भी छोड़ दिया जिनकी सियासत के बल पर दीदी ने 70% आबादी को वैल्यू तक नहीं देती थी। कहा तो ये जा रहा है कि इस चिट्ठी के सामने आने के बाद दीदी की पॉलिटिकल पारी लगभग खत्म हो गई है। टीएमसी के लोकसभा के सभी बागी संडे को दिल्ली में मीटिंग करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उस मीटिंग में शामिल होने दिल्ली आएंगे। इसके बाद सोमवार को ये गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेगा। औपचारिक तौर पर लोकसभा में अलग सीटिंग अरेंजमेंट और अलग ग्रुप के तौर पर मान्यता की मांग करेगा। जैसे लोकसभा अध्यक्ष वेरीफाई कर इनको मान्यता देंगे, दीदी का सियासी भविष्य भी डिसाइड हो जाएगा। बागी सांसदों का तो दावा यहाँ तक है कि इस नाराजगी के पीछे सिर्फ एक नाम है, अभिषेक बनर्जी। अब तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो अब तक चुप थे। ये एक दिन में नहीं, आज 20 सांसद का गुस्सा ऐसे नहीं आया, थोड़ी थोड़ी अलग अलग से, किसको अलग सी जाए गुस्सा, किसी को अलग है, इसको गुस्सा एकजुट होकर आज ये जो जोट ये बनाया। पिछले 10 साल में पार्टी चल रहा है टीएमसी, पहले 5 साल अच्छा था और 2016 का बाद 2021 इस टाइम में पार्टी का जो ममता बनर्जी को जो ग्रिप्ट वो
अभिषेक के हाथ में छोड़ दिया है। और अभिषेक के हाथ में जब पार्टी का लीडरशिप गया था, उस टाइम में अभिषेक बनर्जी एक कॉरपोरेट धास के पार्टी चलाना शुरू किया और उसके साथ में आईपैक भी जोड़ गया। और आईपैक एवं कैमागिस्ट अभिषेक बनर्जी मिलकर पार्टी को सिद्धांत तो क्या होगा, पार्टी को लीडर कौन बनेगा, ये सब कुछ तैयार कैमागिस्ट में होता है। तो किसी को साथ इसलिए बातचीत करने के लिए इनको कोई टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो अकेले खुद सिद्धांत लेते हैं, किसी को साथ कोई पूछताछ भी नहीं की। जो लोग इस वक्त दीदी के साथ खड़े हैं वो भी डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस पूरे बगावत के पीछे अभिषेक बनर्जी का ही नाम ले रहे हैं, जिसमें नया नाम आज शत्रुघ्न सिन्हा का शामिल हो गया। पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। पर सवाल ये है कि दीदी के बागी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होने को कैसे तैयार हो गए। 12 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया कि दीदी की टीम टूट गई। 15 साल से बंगाल की कप्तानी कर रही दीदी सियासत लायक तक नहीं बची। ऐसा क्या हो गया जिस कांग्रेस को तोड़कर दीदी ने जमीन तैयार की थी, उसी के साथ जाने तक के लिए राजी हो गई हैं। दीदी के इस हालात की वजह आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई है। कैसे विरोधियों को नरेंद्र मोदी ने परास्त कर दिया। याद करिए कौन लोग थे जो भारत की आस्था राम से परहेज करते थे, पड़ोसी राम से परहेज करते थे। लीलाधारी श्री कृष्ण के नाम से परहेज करते थे। देवादिदेव महादेव का नाम लेने में संकोच करते थे। भारत की आस्था को अपमानित करना कौन लोग थे जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिए थे। पहली बार भारत ने देखा है, भारत की भी आस्था है और भारत आस्थावान देश है। पहली बार हुआ है। 500 वर्षों की गुलामी को हटाते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि की सभी जखड़ों को दूर करके मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, और भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और फिर राम मंदिर में भारत की सनातन ध्वज पताका का आरोहण हो, इन तीनों कार्यक्रमों को उन्होंने अपने कर कमलों से करके पूरे भारत की आस्था को सम्मानित करने का काम किया। जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया। ये भारत 1947 में भी तरस रहा था, ये भारत 1950 में भी तरस रहा था, जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। और जब तत्कालीन राष्ट्रपति उसके उपरांत जब जाने को हुए तो उनको रोका गया था, रोकने का प्रयास हुआ था। यह भारत की आस्था को सम्मान देने का काम किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। बंगाल में 70% हिंदू आबादी है, 30% मुस्लिम है। दीदी ने 30% के चक्कर में 70% की भावनाओं के साथ जमकर खेला।
राम का नाम लेने वालों से दिक्कत थी, दुर्गा पूजा को भी हरे चश्मे से देखती थीं। इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, गरीबों का तिरस्कार हुआ। नेताओं ने जेबें भरी और जब घड़ा भर गया तो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने इसी भावना को जगाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि 70% सनातन एक हो गया। गरीब, मिडिल क्लास, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सबके ऊपर से दीदी का रंग उतर गया और इन सभी ने दीदी को आउट कर दिया। दीदी तो आउट हुई ही, उनके साथी भी आउट होने के डर से नई टीम को ज्वाइन करना ही बेहतर समझा। योगी यही कह रहे हैं कि 12 साल में नरेंद्र मोदी की तैयारी ऐसी थी कि विरोधी उनके सामने खड़े नहीं हो पाए। और योगी ने इस बात का भी इशारा कर दिया है कि बंगाल ही नहीं, 2027 में यूपी में भी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम विरोधियों के ऐसे ही विकेट चटकाएगी और 29 का मैच 26 की तरह आसानी से जीत जाएगी। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, पहचान के लिए मोहताज, जिस राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता था। उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। वह गरीब पहली बार सरकार के एजेंडे का केवल वोट बैंक नहीं बना। आप याद करिए, गरीब की जब हम बात करते हैं तो उसकी जाति की बात नहीं करते, उसका मत और मजहब नहीं देखते, उसका संप्रदाय नहीं देखते। हमारे लिए गरीब गरीब है, उसका उत्थान होना चाहिए, उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, उसको बेहतर सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, वह शासन की योजना में जुड़ने का हकदार है और वह सस्टेनेबल विकास की उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए जहां गरीबी का दंश उसे कभी फिर से डसने का दुस्साहस न कर सके। और वह मॉडल मोदी जी ने दिया है, गरीबों को उत्थान करके। योगी नरेंद्र मोदी के जिस 12 साल के शासन का जिक्र कर रहे हैं, उसे सुनकर सबसे ज्यादा दर्द अखिलेश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले ने दीदी की सियासत का द एंड कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 2017 से पहले कोई पहचान नहीं थी उत्तर प्रदेश की। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी की कोई पहचान 2017 से पहले नहीं थी। बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाएं और इनका महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से धुआं निकल गया डबल इंजन का।